गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। वह क्या है जो घड़ी में लगता है, टॉर्च में लगता है, रेडियो में लगता है, जिससे ये सभी चलते हैं? तो आपका एक जवाब होगा सेल। तो सेल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सेल क्या है ये जानने से पहले आप थोड़ा स्मरण करें। क्लास 10th में आप लोग मोटर और डायनमो के बारे में पढ़े होंगे। तो मोटर और डायनमो, तो मोटर क्या है और डायनमो क्या है, ये दोनों डिवाइसों को पढ़े होंगे। तो यहाँ बताया गया होगा कि मोटर क्या करता है और डायनमो क्या करता है। मोटर में बताया गया होगा ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये दोनों डिवाइसेस हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं, एक विद्युत को यांत्रिक में और एक यांत्रिक को विद्युत में। मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है और डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं। तो इसी श्रेणी में हमारा सेल भी आता है जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलता है। तो किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलता है? तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो एक ही कार्य करेगा, मोटर एक ही कार्य करेगा, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। लेकिन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। तो इससे यह पता चलता है कि सेल जो होगा वो दो प्रकार का होगा, एक रासायनिक से विद्युत में बदलने के लिए और एक विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए। तो पहले टाइप में आप देखेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार के सेल द्वारा बदला जाएगा और दूसरा होगा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कौन सा सेल प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार सेल दो प्रकार के हो गए। तो पहले हम जाने सेल की परिभाषा और सेल के प्रकार। तो ये जानते हैं। तो सेल क्या है? सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार सेल दो प्रकार के हो गए। पहला जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले, और दूसरा टाइप हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले। तो पहले प्रकार के सेल को हम कहेंगे जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसे ग्लैवेनिक सेल कहते हैं। ग्लैवेनिक सेल या वोल्टीय सेल। और दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में बदलता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल।
विद्युत सेल। तो यह हो गया गैल्वेनिक सेल। और यह हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, ये दो एग्जाम्पल हो गए सेल के। तो एक केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। दूसरा विद्युत अपघटनी सेल है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो अब हम गैल्वेनिक सेल की परिभाषा दे सकते हैं। गैल्वेनिक सेल वह सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब विद्युत अपघटनी सेल वह सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सेल को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हमको जानना है। ये छोटे टॉपिक क्या हैं, इसको हम कैसे जानेंगे? तो उससे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोग देखे होंगे कि सेल में दो पॉइंट होते हैं जहाँ से तार जोड़े जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्रत्येक सेल में होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो पॉइंट्स क्या होते हैं? टर्मिनल। फिजिक्स में हम उसको टर्मिनल कह सकते हैं। तो अभी वो पॉइंट बने किसके होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके नाम क्या हैं? तो उसको जानने के लिए हम जानेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या है? तो इलेक्ट्रोड क्या होता है सेल के लिए? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डुबो दिया जाता है तो उस निकाय को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल के कंडीशन में हम बता रहे हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डुबो दिया जाता है तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? सेल, सॉरी इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। जैसे इस पात्र में हम एक जिंक की छड़ को डाल दें और इस पात्र में जो सॉल्यूशन लिए हैं वह जिंक सल्फेट का हो, तो जो धातु हो उसी का कोई लवण हो, उसका विलयन हो। तो जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डाल देंगे तो यह बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड। या कॉपर की छड़ ले लें और इस कॉपर की छड़ को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें, CuSO4, तो यही निकाय हो जाता है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को समझने के लिए बस इतना ही समझना है, किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डुबोने पर जो निकाय प्राप्त होता है, जो निकाय बनता है, उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड हो गया। अब इलेक्ट्रोड के थोड़ा अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब डुबोया जाता है तो होता क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात जब इसको हम छड़ को जिंक सल्फेट में या कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबोएंगे तो यह जो छड़ है यह धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। किसके सापेक्ष? विलयन के। तो यहाँ बता दें कि जिंक की छड़ को जब जिंक सल्फेट में डुबोया जाता है तो यह छड़ ऋणावेशित हो जाती है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है और इस छड़ पर धन आवेश आ जाता है, अर्थात विलयन के सापेक्ष यह छड़ धन आवेशित हो जाती है। तो जिससे पता चलता है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यही दोनों इलेक्ट्रोड हैं। तो यह कॉपर का इलेक्ट्रोड है और यह जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो पढ़ने के लिए हम इलेक्ट्रोड को इतना बनाकर नहीं
बता सकते हैं, संकेत में प्रदर्शित करेंगे। यह जिंक का छड़ जिंक सल्फेट में डुबोया गया है तो इसको हम समझेंगे कि यह जिंक इलेक्ट्रोड है। कॉपर के छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबोया गया है तो यह कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो यह इलेक्ट्रोड है दोनों, जिंक की छड़ भी और कॉपर की छड़। कब है? जब यह किसी के लवण उसी के लवण विलयन में है, अपने धातु के लवण विलयन में है और उस पर डुबोने पर उन पर कोई आवेश आ गया हो, चाहे धन हो या ऋण हो। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ों को उनके लवण विलयन में डुबोया जाएगा तो या तो धनावेशित होंगी या तो ऋणावेशित होंगी। यह निर्भर करेगा उस धातु पर। अब इन इलेक्ट्रोडों को अलग अलग हम एक सामान्य नाम से जान सकते हैं, अलग अलग। इसको अर्ध सेल भी कह सकते हैं, अर्ध सेल, हाफ सेल, ये भी अर्ध सेल हो गया। यह जिंक का अर्ध सेल हो गया और यह कॉपर का अर्ध सेल हो गया। तो यह अर्ध सेल है, तो इसका मतलब यह हुआ अर्ध सेल की परिभाषा कैसे दी जाए? तो अर्ध सेल की परिभाषा वही है जो इलेक्ट्रोड की परिभाषा है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है और इस निकाय को हम क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। तो अर्ध सेल एक हाफ इलेक्ट्रोड है, सॉरी, अर्ध सेल एक इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल है। तो यहाँ पर अर्ध सेल और अर्ध सेल, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और हम देखें क्या है, एक सेल में दोनों टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अर्थात इन दोनों अर्ध सेलों से मिलाकर हम एक सेल का निर्माण करेंगे, दोनों अर्ध सेलों को मिलाकर एक सेल का। और इस प्रकार डेनियल ने एक सेल बनाया जिसे डेनियल सेल कहा गया, जो एक ग्लैवेनिक सेल का एग्जाम्पल है। इसको एक साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ दिया गया, क्योंकि जब तक विलयन के मध्य कंडक्टिविटी नहीं बनेगी तब तक इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें साल्ट ब्रिज में आप पढ़े होंगे कि पोटेशियम क्लोराइड या कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है ठोस, यहाँ पर कॉटन लगा दिया जाता है कि गिरने ना पाए, जिससे इसके अंदर चालकता बन जाती है। अगर इस छड़ को अब हम एक तार से जोड़कर यहाँ एक बल्ब लगाएं और इस छड़ तार को ले जाकर इसमें जोड़ दें तो ये बल्ब जल जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा और यह एक सेल बन गया, पूर्ण सेल। अब इस सेल के दो भाग हैं, एक धन इलेक्ट्रोड और एक ऋण इलेक्ट्रोड। तो यही धन इलेक्ट्रोड हो गया, यह धन इलेक्ट्रोड, और यह हो गया ऋण इलेक्ट्रोड। ऋण इलेक्ट्रोड क्यों है? क्योंकि यह छड़ ऋणावेशित है। यह धन इलेक्ट्रोड क्यों है? क्योंकि यह छड़ धनावेशित है। अब यहाँ पर समझना है कि यह धन इलेक्ट्रोड जो है इसको हम कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैथोड। कैथोड एनोड का नाम सुने होंगे। और इसको ऋण इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे। आपने देखा होगा अधिकांश जगह कैथोड ऋणावेशित प्लेट या छड़ होता है और एनोड जो होता है धनावेशित होता है। यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर एनोड ऋणावेशित छड़ है और कैथोड धनावेशित छड़ है। तो वोल्टीय सेल या ग्लैवेनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसका कैथोड धनावेशित होता है और एनोड ऋणावेशित होता है। क्यों होता है इसको जानेंगे। कैथोड और एनोड कहते किसे हैं?
इसकी परिभाषा जानना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, जब इस छड़ को डुबोया जाता है तो जिंक परमाणु अपना 2 इलेक्ट्रॉन खोकर विलयन में जाने लगते हैं जिंक आयन के रूप में, जिंक प्लस प्लस के रूप में। तो यह जिंक प्लस प्लस बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वह अपक्रिया ऑक्सीकरण की होती है। तो ये हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर विलयन में उपस्थित कॉपर आयन इसके पास जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन छड़ से लेकर अपना आवेश न्यूट्रल कर लेंगे। तो इस छड़ से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो छड़ धनावेशित हो जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो छड़ धनावेशित हो गया। तो यहाँ पर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन छड़ से ग्रहण करके कॉपर परमाणु मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो अपक्रिया हो रहा है रिडक्शन का हो रहा है, अपचयन का, और यहाँ पर जो अपक्रिया हो रहा है ऑक्सीकरण का हो रहा है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो यह दोनों अपक्रियाएं अलग अलग इलेक्ट्रोड में हो रही हैं, एक में ऑक्सीकरण हो रहा है तो एक में अपचयन हो रहा है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वही इलेक्ट्रोड एनोड होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा वही इलेक्ट्रोड एनोड होगा और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा वही इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। अब यहाँ जानना है कौन प्लस है कौन माइनस है। कैथोड कैसे प्लस हो गया और एनोड कैसे माइनस हो गया। तो जिंक सल्फेट में आयन के रूप में जाने लगता अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर 2 ऋण आवेश आ जाएगा, एक और परमाणु गया और ऋण आवेश आ गया 2। इस प्रकार इस पर आवेश बढ़ते जाएंगे और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में मुक्त होते जाएंगे। तो यह प्लेट से इलेक्ट्रॉन घटना शुरू होगा छड़ से और यह धनावेशित हो जाएगा। जब इसको तार के द्वारा जोड़ा जाता है या सर्किट के द्वारा पूरा किया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और इस टर्मिनल तक आते हैं। और विलयन के अंदर आवेश वाहक, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है तारों में इलेक्ट्रॉनों के आगमन के कारण होता है, और जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश चलते हैं तभी धारा का प्रवाह होता है। क्योंकि फिजिक्स में कहा गया है Q बराबर I/T या I बराबर Q/T। तो आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो आवेश जब तक प्रवाहित नहीं होगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, जब तक ये गति नहीं करेगा धारा नहीं बहेगी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसको पहुंचना है। परिपथ पूर्ण करने के लिए साल्ट ब्रिज लगाया गया। तो जो परिपथ में धारा फ्लो होगी वह एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल और अंदर सॉल्यूशन से होता हुआ साल्ट ब्रिज से होता हुआ दूसरे टर्मिनल में आएगा, तब तो धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और विलयन के अंदर और साल्ट ब्रिज से होकर इस इलेक्ट्रोड तक धारा आयनों के कारण चल रही है। और आयन भी एक आवेश वाहक होते हैं। अगर किसी पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, जैसे क्लोराइड आयन है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर यह आयन आवेश लेकर जाएगा। तो अगर कोई पॉजिटिव है तो वो भी इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर धन आवेश आ गया। इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश ये भी ले जा रहा है लेकिन नेचर में विपरीत। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है इस पर,
लेकिन वह प्रकृति में विपरीत है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो वह ऋण आवेश न होकर यह धन आवेश का वाहक करेगा। यह ऋण आवेश वाहक है, यह धन आवेश वाहक है। तो विलयन के अंदर इन आयनों का, जैसे इसमें क्लोराइड आयन होगा तो क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन इस साल्ट में होगा, और बाहर कॉपर आयन, जिंक आयन, तो ये सल्फेट आयन विलयन में होंगे। तो ये सब आवेश वाहक का काम कर सकते हैं इनमें से कोई। तो अब यहाँ पर हम सेल समझ लिए, सेल के अवयव समझ लीजिए, उसमें एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। तो इस प्रकार आप इस सेल को रिप्रेजेंट करने का अब तरीका समझ रहे हैं। अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है, बार बार इतना चित्र बनाकर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। तो अगर ग्लैवेनिक सेल बोला जाए तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे जिसे अर्ध सेल कहेंगे। तो 2 हाफ सेलों को प्रदर्शित करेंगे और उनको साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ेंगे। तो जैसे इधर वाला रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे जिंक ऑब्लिक जिंक आयन, और इधर वाले पर कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाया, तो यह कॉपर इलेक्ट्रोड या जिंक इलेक्ट्रोड। और इन दोनों को हम एक साल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन से, पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। तो यह हो गया आपका ये सेल का प्रदर्शन। अगर यह लिखा गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबोया गया है, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोकर अर्ध सेल बनाया गया है। इन अर्ध सेलों को साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि यहाँ जिंक आयन में बदल रहा है, यहाँ कॉपर आयन कॉपर में बदल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। सेल लिखते समय एक बात ध्यान देंगे, साल्ट ब्रिज के इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा हम वो इलेक्ट्रोड लिखेंगे जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो, और राइट साइड में हम वो लिखेंगे जिसमें रिडक्शन हो। तो एक बात यहाँ समझ में आ गया होगा, दोनों में आर कॉमन है। तो राइट साइड में रिडक्शन ही लिखना है, लेफ्ट साइड में बच गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिखना है। और जिसमें ऑक्सीडेशन लिखा जाता है और ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड होता है एनोड, अर्थात हम राइट साइड में एनोड को लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और इस साइड में क्या कहें, उस तरह से देखा तो ये क्या है, कैथोड है, तो इसे हम कैथोड कहेंगे। अब होता है इस सेल की विशेषताओं के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें, क्या है। तो पहली विशेषता, इस सेल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जान लें। पहले क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पहली विशेषता यही हो गई, यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। दूसरी विशेषता, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो अलग अलग विलयन में रखे जाते हैं, एक जिंक सल्फेट में रखा गया है, एक कॉपर सल्फेट में रखा गया है। तो यह दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी मुख्य विशेषता, इसके ऋण इलेक्ट्रोड को, जिस छड़ पर ऋण आवेश है, ऋण इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। ऋण इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, एनोड। और इसके धन इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। तो इसकी तीसरी विशेषता हो गई। तो ये 3 मुख्य विशेषताएं हैं, और इसके इलेक्ट्रोड एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, ये भी बता सकते हैं। तो इस सेल की मुख्य 3-4 विशेषताएं आप नोट कर लें, याद कर लें। तो अब सेकेंड सेल जो है विद्युत अपघटनी सेल, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर कुछ टॉपिक छूट गए हों या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।